हेलो दोस्तों। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं बिग इशू में पाकिस्तान में तख्ता पलट मुनीर वर्सेस शहबाज में आपकी सत्ता की जंग शुरू हो चुकी है। यस दोस्तों, क्या पाकिस्तान में एक बार फिर से सेना का कब्जा करने की तैयारी शुरू हो चुकी है? गृह मंत्री मोहसिन नकवी, सेना प्रमुख आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच आखिर चल क्या रहा है? किस तरह का चल रहा है? क्या सच में तख्ता पलट होने की स्थिति है? और ऐसी बातें बहुत तेजी से राजनीति में बन बन रही हैं और बहुत तेजी से इस पर लगातार डिबेट चल रही है, सारी चीजें चल रही हैं। और मैं आज आपको इस मुद्दे पर पूरी विस्तार में चर्चा करूंगा कि आखिर वहां हो क्या रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि इसका संबंध सीधा सीधा भारत की राजनीति, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति सभी से जुड़ा हुआ है। यानी कि भारत इससे अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि हम सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, और पड़ोस का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना तय है। स्पेशली पाकिस्तान हो तो तब तो और भी ज्यादा। इसलिए वहां की चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस मुद्दे पर आपको चर्चा करना शुरू किया, क्योंकि ये जो घटना है बहुत तेजी से प्रचारित हो रही है। यस। और इसका आधार क्या है, मैं इसके सभी पहलुओं की भी चर्चा करूंगा कि वास्तव में ये अफवाह है या कोई सच्चाई है, या इसके पीछे पक रही कोई बड़ी खिचड़ी है जो हमको जानना चाहिए। पाकिस्तान में तख्ता पलट की आहट। यस, आहट है ये। हालांकि एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके क्या आधार हैं, किस तरह के आधार हैं, किस तरह की चीजें हैं, मैं इस पर पूरी चर्चा करूंगा, पूरे डिटेल में। तो इसके लिए आप मुझे मेरे साथ बने रहिए और सारी चीजों को समझिएगा। और क्योंकि अभी जो हाल ही में एक जो लगातार चर्चा आ रही है, आसिम मुनीर जो वहां के गृह मंत्री हैं एक तरीके से, तो उन्होंने साफ साफ कहा है, मोहसिन नकवी, आसिम मुनीर नहीं, सॉरी, मोहसिन नकवी, वो तो आपके आर्मी प्रमुख हैं। पाकिस्तान का दशकों पुराना प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। पिछले 21 सालों से जजों, नौकरशाहों, राजनेताओं को रिश्वत दी जा रही है। ये उनका स्टेटमेंट है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो सेना प्रमुख के समर्थन से चुनी हुई सरकार को सीधा अल्टीमेटम है ये। कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हर सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हुए हर भ्रष्ट व्यक्ति पर एक्शन लिया जाएगा। और इसको लेकर के अभी कंडीशन ये हो रही है कि इस्लामाबाद में लगातार कंटेनरों का जमावाड़ा हो रहा है। वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है इस्लामाबाद की। हालांकि इसको लेकर के अभी किसी भी बड़े न्यूज एजेंसी है, डाउन है, या गो न्यूज है, रियूटर्स है, जैसे भरोसेमंद सोर्सों से अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन हिंदी चैनलों पर कई जगह पर इसकी चर्चा चल रही है। इसीलिए मैंने इसके मुद्दे पर चर्चा करने की कोशिश की कि इसके हर पहलू को मैं आपके साथ बता दूं, क्योंकि उन्होंने ये बात जो कही है, वो बताया कि 21 साल का ये महाघोटाला है लगातार, और यूथ लगातार परेशान है ही, बेरोजगार है। और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि युवा जो है एक कॉकरोच आंदोलन करने की तैयारी है, सब कुछ बदल के रख देगा अगर इनके साथ जस्टिस नहीं किया गया, इनको नौकरी नहीं दी गई, इनके साथ व्यवस्था नहीं बनाई गई, तो क्योंकि चारों तरफ अव्यवस्था फैल चुकी है, पाकिस्तान असफल हो चुका है। ये स्टेटमेंट आज से इनके, सॉरी, मोहसिन नकवी के लगातार आए हैं। इसी बात से ये पूरी पूरी व्यवस्था चल रही है, कहीं ये इस तरह की घटना तो नहीं होने वाली है। यस। तो चलिए इस पर मैं पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, जिसको आपको जानना चाहिए। और इससे पहले कि आप सारी चीजों को जानें, मेरे टेलीग्राम चैनल को फटाफट स्कैन करके क्यूआर कोड के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेरा नाम आप लोग जानते ही होंगे, मनोज कुमार। अगर कोई भी डाउट है, कोई बात है, तो मुझे टेलीग्राम व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा ये नंबर दिया हुआ है, और मुझे यहां फॉलो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहां के कंसेप्ट की। आखिर ऐसा क्यों और कैसे हुआ? देखिए, अभी कुछ न्यूज पोर्टल्स पर यह दावा किया जा रहा है कि इस्लामाबाद में काफी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शहर को कंटेनरों से सील किया गया है। हालांकि अभी तक इसका कोई दावा नहीं आया है। अनवेरिफाइड मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और इसकी असली पावर सेंटर की बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि असली फैसले पाकिस्तान में कौन लेता है, सरकार या सेना। यह बात आप और हम सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। और पिछले कुछ महीनों से गृह मंत्री मोहसिन नकवी जो है लगातार कुछ ना कुछ चर्चा कर रहे हैं। सरकार ने जुलाई 2025 में सेना प्रमुख के राष्ट्रपति बनने की अटकलें पहली बार उस समय तेज हुई थी कि जो सेना प्रमुख आसिम मुनीर है उनके राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि इस समय आपके जरदारी साहब इसके राष्ट्रपति हैं।
लेकिन इनके राष्ट्रपति बनाने की बात चल रही थी 2025 में। उन्होंने उस समय इसको खारिज कर दिया। फिर 2025 से लेकर 2026 तक लगातार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से इन अटकलों को बार-बार खारिज किया गया है, क्योंकि ये एक बार नहीं आई, हर कुछ महीने पर लगातार आती रही। और उसे इन्होंने कहा कि ये मैलिशियस कैंपेन है, ये जानबूझ करके सुनियोजित दुष्प्रचार है, ये गलत है। लेकिन ये एक पैटर्न है, और जब एक पैटर्न बन जाता है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ उसमें सच्चाई भी होने लगती है। क्योंकि ये हर कुछ महीनों पर ये बात कैसे उठ जाती है? किस तरीके से उठ जाती है? अगस्त 2026 में अभी आज अचानक इस्लामाबाद सील होने की अस्पष्ट और नई अफवाहें आज सामने आई। अभी पुष्ट नहीं है, ऑफिशियली कहीं पर कुछ भी बात नहीं है, लेकिन कुछ चैनलों पर लगातार ये चल रही है। तो आखिर ऐसे कैसे होता है? किस तरीके से होता है? ये हम सब लोगों को जानना चाहिए। पहले इस बात को समझिएगा कि इसके पीछे का कांसेप्ट क्या है। देखिए, दावे दावे हैं कि इस्लामाबाद को कंटेनरों से सील किया गया। दावे हैं कि तख्ता पलट का पूरा ब्लूप्रिंट पूरी तरह तैयार है। ठीक है ना? तख्ता पलट है, फिलहाल कोई अंतरराष्ट्रीय आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तथ्य क्या है? डोन जो राउटर्स, एपी, एआई, अल जजीरा जैसे कहीं पर भी कोई पुष्टि नहीं है। सरकार ने इन दावों को मैलिशियस कैंपेन कहा है। अभी तक तो यही है। लेकिन कंसेप्ट आप जानते होंगे, इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए लगातार। देखिए, पाकिस्तान में आपके कितने सत्ता के केंद्र हैं? कुल मिलाकर के सत्ता के केंद्र हैं 3। एक प्राइम मिनिस्टर, जो संवैधानिक कार्यपालिका का प्रमुख है। सत्ता में बने रहने के लिए उसे सेना के साथ तालमेल के साथ बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, और उसी तरीके से निर्भर है। दूसरा है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। मुख्य रूप से यह सांकेतिक होता है, पद है, लेकिन मौजूदा तख्ता पलट का एक समझिए अटकलों का केंद्र बना हुआ है कि इसी को हटाया जा रहा है। और तीसरा सबसे ऊपर माना जाता है आर्मी, यानी कि सेना। ऐतिहासिक रूप से सबसे शक्तिशाली विदेश और सुरक्षा नीति पर वास्तविक नियंत्रण इसी का है। विदेश नीति हो या सुरक्षा नीति हो, सारी चीजों पर कंट्रोल इसी का है। यस, ये बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं। अब बात आती है कि इसके जो प्रमुख है, आसिफ, इसके जो मास्टरमाइंड है आसिफ मुनीर, कौन है, क्या है, किस तरीके से है? तो एक चीज समझ लीजिएगा कि आसिफ मुनीर सबसे पहले आईएसआई के प्रमुख रह चुके थे। खुफिया तंत्र पर इनकी मजत पकड़ जो थी बड़ी मजबूत थी, और अभी भी है। जो आईएसआई का रहा हो, हेड रहा हो, वो खुफिया तंत्र का तो बादशाह हो ही जाता है कि नहीं? दूसरी बात, उसके बाद आगे जाकर के सीओएएस नवंबर 2022 में सेना प्रमुख नियुक्त किए गए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये बनाए गए नवंबर 2022 में। उसके बाद फील्ड मार्शल बनाए गए 2 मई 2025 में। दुर्लभ पदोन्नति की गई। पाकिस्तान के इतिहास में केवल 2 ही लोग हुए हैं। एक अयूब खान 1958 के बाद फील्ड मार्शल बनने वाले आसिम मुनीर पहले व्यक्ति हैं। यानी पहले देखा जाए तो अयूब खान है, दूसरे एक तरीके से हो गए, उनके बाद पहले हैं। और अयूब खान ने भी इसी पद का इस्तेमाल करके तख्ता पलट किया था। तो यही लग रहा है कि ये फील्ड मार्शल बने हैं, तो अचानक कैसे पाकिस्तान के इतिहास में दूसरा फील्ड मार्शल बना बंदा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, स्टेप 4, जिसको आपको समझना चाहिए कि इसकी ताकत कितनी बढ़ रही है। ग्लोबल डिप्लोमेट, 2006 में अमेरिका और ईरान के बीच में इसने मध्यस्थता कराने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह समझ लीजिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्पेशली उसके बाद तब ज्यादा है, जब भारत के साथ में जब ये कहा जाए कि एक छोटा सा कन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसमें इन्होंने ऑपरेशन चलाया, जिसमें भारत सरकार ने बाद में माना कि हमारा कुछ लोग जो हैं हताहत हुए हैं। बाद में सरकार ने माना, उस समय तो नहीं माना था। खैर, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन इन्होंने दावा किया और इनको अचानक इतने बड़े पद पर पहुंचा दिया गया। इतनी सारी चीजें हो गई, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनकी डिप्लोमेसी बढ़ती चली गई, क्योंकि भारत, पाक, अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता करने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। और ये जब अमेरिका गए थे तो स्पेशली ट्रंप ने इनको वहां बुलाया और विशेष सम्मान भी दिया। तो सोचिएगा, आईएसआई से लेकर के फील्ड मार्शल और वर्तमान का इतना ऊंचा ओहदा मिल जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। फील्ड मार्शल तो ऑलरेडी है ये। अब इसी संदर्भ में एक चीज और चलिए सुनिए। एक सत्ता के केंद्र एक और भी हैं जो हमेशा चर्चा में रहे हैं, जो पाकिस्तान के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे, मोहसिन नकवी। ये कौन है? सरकार और सेना के बीच की कड़ी है, दोनों तरफ। एक तरफ सरकार का चेहरा है, दूसरी तरफ सेना का भरोसा भी है।
मार्च 2024 से लगातार गृह मंत्री, देश की आंतरिक सुरक्षा, पुलिस, कानून व्यवस्था के सर्वोच्च बॉस हैं, सीनेटर हैं, पीसीबी चेयरमैन भी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। सार्वजनिक रूप से सेना प्रमुख के खिलाफ चल रही अटकलों को मैलिशियस कहकर इन्होंने खारिज किया ऑफिशियली कि भाई जो सेना प्रमुख हैं वो उपराष्ट्रपति बनेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। इस तरह की अटकलों को इन्होंने खारिज किया। लेकिन शहबाज शरीफ सरकार में सबसे सेना के भरोसेमंद और प्रभावशाली चेहरा भी हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये केवल इतने ही नहीं है। मोहसिन नकवी, आप इतना ही सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। यानी कि सिविलियंस चेहरा है, गृह मंत्री हैं, सैन्य कनेक्शन है, क्योंकि जनरल मुनीर के बेहद करीबी और उनके रिलेटिव भी हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो रिश्तेदार किसके हैं? मुनीर साहब के। तो मुनीर ने शहबाज शरीफ को दरकिनार कर नकवी को अमेरिका ईरान वार्ता का अपना विशेष प्रतिनिधि बनाया था। मुनीर ने ही बनाया था। किसको? नकवी को। मुनीर ने इनको बनाया था कि भाई अमेरिका ईरान वार्ता का अपना विशेष प्रतिनिधि। सोचिए डिसीजन कौन ले रहा है? मुनीर ले रहा है। जरदारी और शहबाज शरीफ नहीं ले रहे। क्या नकवी के जरिए देश में नियंत्रित आपातकाल लगाने की तैयारी है? बताइए। नकवी के माध्यम से, क्योंकि रिश्तेदार है कि भाई इसके माध्यम से तुम इंटरनली सारी चीजों करो। गृह मंत्री है ये, और गृह मंत्री के हाथ में पूरी इंटरनल सिक्योरिटी होती है, और सेना प्रमुख वो ऑलरेडी है ये समझ लीजिएगा। इस तरीके से ये एक बहुत महत्वपूर्ण चौंकाने वाली परिस्थितियां इस समय बनी हुई हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ अभी एक व्यवस्था है। अभी किसी भी चीज की पुष्टि नहीं है, ये संभावनाएं हैं जिसको आपको जानना होगा। हालांकि इस तरह की तख्ता पलट की किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ना पाकिस्तान सरकार से, ना सेना से, ना विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी, किसी से भी नहीं। लेकिन समय समय पर इस तरह की बातों का उठना कोई नया नहीं है। पिछले कुछ समय में लगातार चौथी पांचवी बार हो रहा है। तो हालांकि दोनों इस चीज को नकार देते हैं, सारी चीजें कर देते हैं, लेकिन इसी समय एक मुद्दा और भी है। रक्षा मंत्री ने इस पर पलटवार किया है। सिविलियन सरकार का काउंटर अटैक। गृह मंत्री नकवी का हमला कि सिस्टम भ्रष्ट है, सब पर कार्रवाई होगी, सेना का परोक्ष समर्थन दिया। और ये एक तरीके से कार्रवाई किस पर की जाएगी? जजों पर, अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर, सारे भ्रष्ट लोगों पर, यानी कि सिविलियंस पर। ठीक है ना? और इंटरनली देखा जाए तो इन्होंने एक तरीके से आसिफ मुनीर का समर्थन कर दिया, क्योंकि सेना तो हमेशा यही चाहती है। दूसरा, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का पलटवार कि प्रधानमंत्री नकवी प्रधानमंत्री के प्रति भी जवाबदेह नहीं है। बताइए, नकवी साहब प्रधानमंत्री प्रति के जवाबदेह नहीं है। अगर सिस्टम इतना खराब है तो सभी मंत्रियों को घर चले जाना चाहिए। नकवी कैबिनेट में सिर्फ 2 से 3 बैठकों में आए हैं, संसद में उनकी मौजूदगी हमेशा नदारद रही है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि क्या करना है? संसद में कभी आते नहीं है, कभी बैठते नहीं है। एक तरीके से ये आसिफ का तंज है। पहले अपना मंत्रालय और क्रिकेट बोर्ड तो संभाल डालें, खुले तौर पर सेना के मोहरे को चुनौती है ये। यानी कि रक्षा मंत्री ने एक तरीके से सेना को चुनौती दे दी। ये इसीलिए अटकलें ऐसे नहीं बन रही हैं, कुछ संभावनाएं चल रही हैं, और ये कभी भी हो सकता है। और यह बात आप अच्छे तरीके से जान रहे हो कि इंटरनली पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। एक तरफ बलूचिस्तान, एक तरफ पीओके, दोनों की हालत बहुत खराब है। बलूचिस्तान ने तो अपना, सोचिए, एक ट्रेंड इस समय चल ही रहा है, उनका ट्रेंडिंग में चल रहा है। इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान, 11 अगस्त को आजादी दिवस उन्होंने मनाने की घोषणा कर दी है, 11 अगस्त को। तो वो तो एक ट्रेंड चल रहा है। तो क्या घटना घटित होंगी? हो सकता है जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे तब तक कुछ और बदल जाए, कोई भरोसा नहीं है। ये बात समझिएगा। लेकिन एक चीज यहां पर समझिएगा, वो है द ग्रैंड स्ट्रेटजी, शहबाज जरदारी को हटाने का एक ब्लूप्रिंट, जो लोगों ने बताया है, जो इस समय चर्चा में चल रहा है। नया प्रशासनिक ढांचा, नकवी और सेना नए प्रांत या प्रशासनिक इकाइयां बनाने की लगातार वकालत कर रहे हैं कि भाई नए प्रांत बनाए जाने चाहिए, नई प्रशासनिक इकाइयां बनानी चाहिए। और ये दोनों कौन कर रहे हैं? सेना और नकवी साहब। दूसरा, राजनीतिक प्रहार, पीएमएलएन की ताकत पंजाब और पीपी की ताकत सिंध प्रांत में है, पीपीपी की। तो एक ये भी है कि भाई कहां कौन किस पर कब्जा कर रहा है। मकसद, प्रांतीय सीमाओं को तोड़कर इन दोनों राजनीतिक दलों का वोट बैंक और प्रभाव हमेशा के लिए खत्म करना है, इन दोनों दलों का। इस तरीके से ये, और ये वाला पंजाब वाला जो हिस्सा है, और ये जो आपका सिंध वाला हिस्सा है, इन दोनों की ताकत को खत्म करने का एक ब्लूप्रिंट चल रहा है। यानी कि राजनीतिक तौर पर खत्म करने की साजिश है एक तरीके से। तो मुनीर का अंतिम लक्ष्य है परवेज मुशर्रफ की तर्ज पर पूरी सत्ता हटाने का रास्ता साफ करना, सारी चीज उनके हाथ में आ जाए। ये एक ब्लूप्रिंट है।
लेकिन ये इस तरह की जो चीजें हैं दोस्तों, ये पहली बार पाकिस्तान में नहीं हो रही हैं, बल्कि इतिहास रहा है। सन 1947 से लेकर के अब तक पाकिस्तान में लगभग 34 साल मिलिट्री रूल रहा है। 34 साल यानी कि आधे के लगभग। 47 में देश बना भारत के साथ ही, उसके बाद 53 में, उसके बाद 83 में, फिर 2016 में। ये आप समझिएगा, लगातार इस तरह की चीजें आपकी बनती रही हैं और लोकतंत्र खत्म होता रहा है। और जाकर के फिर कंडीशन ये आई है कि नियंत्रित लोकतंत्र की परंपरा को इन्होंने लागू किया। कैसे कैसे ये देखिएगा। सबसे पहले 1958 में जनरल अयूब खान ने पहला तख्ता पलट किया और खुद को फील्ड मार्शल बनाया और राष्ट्रपति बने, नंबर एक। दूसरा, 1969 में जनरल याहिया खान अयूब खान से सत्ता ले ली और 1971 में युद्ध और बांग्लादेश विभाजन के समय ये खुद शासक थे, यानी कि इन्होंने अयूब खान से सत्ता ली अपने हाथ में। तीसरा, जनरल जिया उल हक जुल्फकार अली भुट्टो का तख्ता पलट किया, पाकिस्तान का सबसे लंबा सैन्य शासन 1988 तक चलाया, 11 साल इन्होंने। और उसके बाद 1999 जनरल परवेज मुशर्रफ नवाज शरीफ का तख्ता पलट 2008 तक सत्ता में रहे और उसके बाद सारी चीजें चली कुल मिलाकर के। तो इस तरीके से 1958 में देखेंगे क्या क्या हुआ। तो फील्ड मार्शल बने थे अयूब खान, तख्ता पलट किया था, राष्ट्रपति पद पर कब्जा किया था। उसी तरह की क्या 2026 में आसम मुनीर मई 2025 में फील्ड मार्शल बने, राष्ट्रपति बनने की तीव्र अटकलें चल रही है, रूमर्स चल रही है। तो क्या ये कोइंसिडेंस है? आप लोग बताइएगा, क्या वास्तव में ये कोइंसिडेंस है या वास्तव में इसके पीछे एक बाकायदा एक व्यवस्था चल रही है कि ये घटना कभी भी हो सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग, ये ध्यान रखना। लेकिन एक चीज और आपको जाननी चाहिए कि वास्तव में पाकिस्तान को चलाता कौन है। इस कंसेप्ट को कहा जाता है डीप स्टेट का माया जाल। यानी कि ऊपर देखने में लगता है कि ये छोटा सा एक हिस्सा है जिसको चलाता है चुनी हुई सरकार, संसद, प्रधानमंत्री, कैबिनेट। ये दिखावटी सत्ता है जो केवल नीति लागू करने का भ्रम देती है। जबकि डीप स्टेट ये रहा आपका, जितना ऊपर है उससे कहीं ज्यादा गहरा नीचे है। यह है सेना और आईएसआई, अनिर्वाचित संस्थागत शक्ति जो औपचारिक ढांचे के समानांतर या उसके ऊपर काम करती है, या समानांतर या उसके ऊपर सारे डिसीजन ये लेती है। रक्षा बजट, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसका वीटो पावर है। इसने ये कह दिया तो वही होगा, अन्यथा कोई कुछ कर नहीं सकता। सोचिएगा, नवाज शरीफ भारत की तरफ आए थे, उस समय बातचीत करने के लिए, अच्छे समझौते चल रहे थे, सारी मीटिंगें चल रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, यहां मीटिंग चल रही थी। और उधर परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हवा में ही लटका दिया, हेलीकॉप्टर में ही, उतरने ही नहीं दिया। उधर सत्ता पलट गई उनकी, किसी तरीके से मरते मरते बचे, फ्यूल खत्म होने लगा उनके हेलीकॉप्टर का। हेलीकॉप्टर उतरने की इजाजत ही नहीं दी बंदे ने, बोले मर जाना। तो ये कंसेप्ट है। वो यहां पर आए तो सोचिए डिसाइड कौन कर रहा है? क्या हुआ नवाज शरीफ के उस प्रपोजल का? कुछ भी नहीं। तो ये एक कंसेप्ट है। इस तरीके से देखा जाए तो सिविल सैन्य संबंध ये है, एक अस्थिर लोकतंत्र को बनाते हैं। जब आपका सिविल और सैन्य संबंध बन जाए तो सेना हमेशा आपके लोकतंत्र के ढांचे को तोड़ने की कोशिश करती है, जबकि लोकतंत्र का ढांचा न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका पर टिका होता है, या कह लीजिए चौथा स्तंभ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, आप जानते होंगे, प्रेस, साहित्य। ठीक है ना? चौथा स्तंभ माना जाता है। लेकिन उसकी जगह पर सेना आ जाए तो हमेशा जैक के द्वारा इसको पलटने की कोशिश करती है, ऑलवेज। ये संस्थागत कमजोरी है, लोकतांत्रिक शून्यता है। और ये समझ लीजिए, दक्षिण एशिया में पाकिस्तान अपने आप में एक क्लासिकल केस स्टडी है कि जहां चुनी हुई सरकार और सेना के बीच संतुलन कभी बन ही नहीं पाया, नेवर। दोनों मिलकर के चल रहे हैं, ऐसा हुआ ही नहीं कभी। लोकतांत्रिक शून्यता, जब नागरिक संस्थाएं भ्रष्टाचार में लिप्त होती हैं तो सेना इसे सुशासन के नाम पर सत्ता हथियाने का बहाना बना लेती है। आखिर क्यों सेना को ताकतवर बनाने के लिए, क्यों सेना को सत्ता पलट करने का मौका देते हैं? क्यों आप भ्रष्ट बन जाते हैं? क्यों अच्छे से शासन नहीं चलाते? तुलनात्मक अध्ययन, भारत की मजबूत सिविलियन सुप्रीमेसी के बिल्कुल विपरीत पाकिस्तान का मॉडल है। भारत में यही संस्थाएं, भारत में भी देखिए भ्रष्टाचार है, सारी चीजें, लेकिन इतना नहीं है कि सेना को यहां पर आकर कब्जा कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारे यहां सिविलियन सुप्रीमेसी है और वहां पर डिफेंस सुप्रीमेसी है। यह कंसेप्ट है दोनों के बीच का, जो हमको जानना चाहिए। अब भारत के लिए इसका क्या मायना है? भारत के लिए इसके भू राजनीतिक प्रभाव है। सीमा सुरक्षा, पाकिस्तान में जब आंतरिक अस्थिरता होती है तो एलओसी पर तनाव बढ़ने लगता है, इसको भटकाने की वजह से।
कि लोगों को दिमाग यहां पर लगा दिया जाए। आतंकवाद रोधी सेना के पूर्ण नियंत्रण का अर्थ होता है छद्म युद्ध और आतंकी गुटों को रणनीतिक संपत्ति के रूप में फिर से सक्रिय करना कि जाओ भारत में ये काम करो। सेना हमेशा यही चाहती है। कूटनीतिक गतिरोध एक सैन्य तानाशाह के साथ शांति वार्ता और कूटनीतिक संबंध स्थापित करना लोकतांत्रिक सरकार की तुलना में ज्यादा जटिल होता है। लोकतांत्रिक सरकार अपने देश अपने लोगों के बारे में सोचती है, नागरिकों के बारे में सोचती है, अपने विकास के बारे में सोचती है, सेना का भी नहीं सोचती। इसलिए उनके साथ संबंध बनाना बड़ा मुश्किल बन जाता है। तो ये भारत के लिए इसके मायने हैं जो हमको समझ लेना चाहिए। और यूपी पर एफसी पर्सपेक्टिव में आपको क्या जानना चाहिए? सिविल मिलिट्री रिलेशन कैसे क्या किस तरह से होते हैं, डीप स्टेट का कंसेप्ट, इंस्टीट्यूशनल फ्रेजिलिटी और इंपैक्ट ऑन इंडिया, चारों चीजें मैंने आपको बता दी कि भाई सिविल मिलिट्री रिलेशन का मतलब क्या होता है, डीप स्टेट का मतलब क्या होता है, यह भी मैंने आपको बता दिया। इंस्टीट्यूशनल फ्रेजिलिटी यानी कि लोकतंत्र को ढहाने का काम करने वाली व्यवस्था, और इंपैक्ट ऑन इंडिया दक्षिण एशिया में भारत का प्रभाव, आखिर इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं। अब यह है कि संभावित क्या है, आगे क्या हो सकता है। वर्तमान संकट, क्या डायरेक्ट तख्ता पलट हो सकता है, मुनीर सीधे सत्ता अपने हाथ में ले और असर मुशर्रफ और अयूब की तरह खुद को शासक घोषित करें? हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन ऐतिहासिक पैटर्न कहता है कि यह हो सकता है। दूसरा, कठपुतली सरकार बनाए, शहबाज जरदारी को हटाकर मोहसिन नकवी के नेतृत्व में एक टेक्नोक्रेट सरकार बनाया जाए जिसका रिमोट सेना के पास हो। यह सबसे अधिक संभावना हो सकती है, मैक्सिमम। तीसरी, यथास्थिति, मौजूदा सरकार दबाव में झुक जाए और सेना को उसकी शर्तों पर प्रशासनिक पुनर्गठन करने की छूट दे दे, नए प्रांत बनाने की छूट दे दे। यह भी हो सकता है। तो ये तीनों ही संभावनाएं हैं। अब बताइए तीनों में से कौन सी संभावना आपको ज्यादा लगती है और तीनों में से कौन सी संभावना बेस्ट है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, लेकिन ध्यान रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, धन्यवाद।